देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। Yes, है ma'am. दीदी। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था और उसमें हम लोगों ने एक आधा नया चीज सीखा जैसे कि ट्रायल एंड एरर मेथड। आज हम लोग सीखेंगे ओवर इट का ही अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो सीखेंगे। तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, इसमें हम लोग मेनली दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो टाइप्स ऑफ ओवर इट रेट पढ़ेंगे और ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन अगर होता है तो उसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जो सीखा था वो था कितने तरह से हम लोग ओवरहेड रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों चीज को हमें मिक्सड अप नहीं करना है। क्या क्या बेसिस हो सकता है, हम लोगों ने क्या सीखा था, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आफ्टर दैट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर टोटल ओवरहेड जो प्रोडक्शन यूनिट पे चला जाता है उसको हमें फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसके लिए हमें एक कैरियर चाहिए होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। प्रोडक्ट से उठा के सॉरी ओवर मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उठा के हमें फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिस चाहिए कि हम लोग किस थ्रू से, किस बेसिस से, भाया कैसे हम लोग जाए, वो हम लोगों ने सीखा था। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह का ये रेट हो सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट। तो टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट में क्या क्या होगा, देखो पहले हो जाएगा नॉर्मल रेट, सेकंड प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। ठीक है, अच्छा, थर्ड ब्लैंकेट रेट। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये इससे जो है एमसीक्यूज वगैरह बहुत आता है, ब्लैंकेट रेट। ठीक है, और फोर्थ हो जाएगा डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। ये चार तरह का मेनली जो है ओवरहेड रेट होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हमें डिटेल्स में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ओवरहेड रेट जो है ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो हम लोग अभी मैंने जैसे बोला कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टेप 1 में किया जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये देखो दो तरीके से होता है, या तो एलोकेट करके हो जाएगा या तो एपोर्शन करके हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जगह पे होगा, ये सर्विस डिपार्टमेंट में भी होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी होगा। ठीक है, फिर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो ट्रांसफर कर देना पड़ेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने कुछ प्रोसेस पढ़ा था कि कितने तरह से होता है, तो मतलब बहुत सारे इस चैप्टर में पॉइंट है, इसीलिए हम एक बार रिकॉल करवा रहे हैं। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग मेथड था और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम लोग उस मेथड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे ही टोटल ओवरहेड प्रोडक्शन में चला गया, वहां से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, फिनिश गुड्स। उसके लिए हमें जो कैरियर चाहिए, उसके लिए हमें कुछ बेसिस चाहिए होता है, कैरी मतलब टोटल ओवरहेड को रेट में ट्रांसफर करके फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट मटेरियल बेसिस, डायरेक्ट लेबर बेसिस, प्राइम कॉस्ट बेसिस, मशीन आवर रेट बेसिस, लेबर आवर रेट बेसिस, लेबर मतलब वेजेस बेसिस। ठीक है, इस तरह का हम लोगों ने 6 या 5 टाइप्स ऑफ जो मतलब ओवरहेड का जो कैरियर होगा वो हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ओवरहेड को हम लोग फिनिश गुड्स में भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मली क्या देखा था कि बजटेड फिगर हमें चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि बजटेड फिगर हमें चाहिए, हर जगह पे वही देखा था और बजटेड फिगर से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर जब हम लोग टाइप्स ऑफ ओवरहेड निकालेंगे ना, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह ही हमें बजटेड फिगर कैलकुलेट करना पड़े। जैसे यहाँ पर हम लोग हर जगह पे बजटेड फिगर ही ले रहे थे, ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था। बट जब हम लोग टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट का बात करेंगे तो हमेशा बजटेड हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें एक बजटेड होगा। बता सकते हो, नाम से पता चलता है कि कौन सा बजटेड फिगर यूज करके किया जाएगा। ये चार में से ऐसा कौन सा होगा जो बजटेड फिगर यूज करके किया जाएगा, नाम देख के पता चल जाएगा। बता सकते हो, एक नाम है नॉर्मल रेट, एक है प्री डिटरमाइंड रेट, और एक है ब्लैंकेट रेट, और एक है डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। इसमें Predetermined rate.
प्री डिटरमाइंड, क्योंकि पहले से सोचा हुआ जो रेट है उसके बेसिस पे, तो वही बजटेड हो जाएगा ना, कि पहले जो सोचा था उसी हिसाब से अभी हम लोगों ने अपना खर्चा, लास्ट मंथ में जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया हम लोगों ने सोचा इस मंथ भी उतना ही आएगा, दैट इज बजटेड, और उस हिसाब से पैसा जो है हम लोगों ने हटा के रखा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्री डिटरमाइंड बेसिस पे होता है, तो यहाँ पर बजटेड फिगर यूज होगा, बाकी सब में हम लोग एक्चुअल फिगर यूज करके ही करेंगे। तो पहला देखो, पहला है नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? नॉर्मल रेट में ऐसे होगा, नॉर्मल ओवरहेड रेट इक्वल टू, क्योंकि एक्चुअल यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ओवरहेड जितना होगा डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, जिस बेसिस में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। अब बेसिस क्या क्या हो सकता है, वही तो हम लोगों ने प्रीवियस वाले मतलब कंसेप्ट में पढ़ा था। बेसिस क्या क्या हो सकता है, यूनिट बेसिस पे हो सकता है, ठीक है, मतलब आउटपुट जिसे बोलते हैं। अच्छा, एक्चुअल यूनिट, हाँ हर जगह पे एक्चुअल होगा, तो एक्चुअल यूनिट बेसिस पे हो सकता है, एक्चुअल लेबर आवर बेसिस पे हो सकता है, लेबर आवर बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक्चुअल डायरेक्ट मेटेरियल बेसिस पे हो सकता है, डायरेक्ट मेटेरियल बेसिस पे हो सकता है, या फिर डायरेक्ट लेबर बेसिस पे हो सकता है, ये लेबर आवर है, डायरेक्ट लेबर बेसिस पे हो सकता है, या फिर मशीन आवर रेट बेसिस पे, मशीन आवर बेसिस पे हो सकता है, रेट नहीं मशीन आवर बेसिस पे हो सकता है। तो बेसिस हमें जो सूटेबल लगेगा हम लोग वो बेसिस लेके करेंगे, और कौन सा लेना है कौन सा सूटेबल होगा उसका कंसेप्ट तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। अगर ज्यादा कैपिटल यूज हुआ है, मशीन मतलब फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदने में मशीन ओरिएंटेड अगर ज्यादा काम होता है तो मशीन आवर रेट लेना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, और एक भी बेसिस छूट गया, प्राइम कॉस्ट, है ना, प्राइम कॉस्ट लेकिन सारे के सारे एक्चुअल बेसिस पे लेने होंगे। गुड मॉर्निंग ऋषभ। अच्छा, देखो, तो अब हम लोगों को ये जो कैलकुलेशन है ये कैसे होगा, देखो सपोज मान लो हमें 14 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक का जो है यहाँ पर बोला गया है कंपनी की तरफ से, ये 6 मंथ्स होता है, देखो अप्रैल मई जून, हाँ 6 मंथ्स होता है, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स का जो है हमें बोल रहा है कि 6 मंथ्स का ओवरहेड रेट निकाल के बताना है, ठीक है। कंपनी अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट को बोल रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ कि ये जो ओवरहेड रेट है ये कितना होगा, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स का दिया हुआ है, तो ये अगर नॉर्मल रेट यूज करेंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये 6 मंथ्स में एक्चुअल ओवरहेड कितना है ये इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक्चुअल ओवरहेड कैलकुलेट कर लेंगे, और सपोज अगर वो आउटपुट बेसिस पे करना चाहते हैं या फिर यूनिट बेसिस पे करना चाहते हैं, तो ये 6 मंथ्स का एक्चुअल जो है इनको देखना पड़ेगा यूनिट कितना था, ठीक है। फिर ये दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो इनको क्या मिल जाएगा, 6 मंथ्स का ओवरहेड रेट, कौन सा वाला, नॉर्मल ओवरहेड रेट, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो गया नॉर्मल रेट बेसिस। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्री डिटरमाइंड, जो कि बजटेड होगा, यहाँ पर एक्चुअल फिगर नहीं यूज होगा, नाम से ही पता चल रहा है बजटेड, ठीक है। तो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, तो इसमें बजटेड फिगर यूज होगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ओवरहेड रेट इक्वल टू बजटेड टोटल ओवरहेड, बजटेड कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, जो बेसिस सही लगेगा। और बेसिस तो हमेशा यही रहेगा, ये जो 6 बेसिस है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 बेसिस ही होता है, तो ये 6 बेसिस जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये बजटेड होगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था या फिर प्रीवियस पीरियड में क्या हुआ था, जिस पीरियड का कैलकुलेट करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पीरियड, ठीक है, जो कि
यहाँ भी एप्लीकेबल होगा ओवरहेड में भी और यहाँ पर भी। ऐसा नहीं एक बजटेड एक एक्चुअल, ऐसा नहीं ले सकते, दोनों ही बजटेड लेना पड़ेगा। दोनों सेम बेसिस पे नहीं होगा तो कैलकुलेशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये मेनली कैसे प्रोडक्शन के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो ये मेनली हेल्पफुल होगा यूनिफॉर्म प्रोडक्शन के लिए। एक तरह का अगर प्रोडक्शन होता है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट अगर बन रहा है, तो उस केस में ये मेथड ज्यादा ठीक रहेगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सिंगल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब एक ही प्रोडक्ट बन रहा है यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा, मान लो एक्स वाई जेड, थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है एक्स वाई जेड, और तीनों का जो मतलब तीनों प्रोडक्ट जो है वो एक ही जैसे है लगभग, ठीक है, खास कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसा है। या फिर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है लाइक ए, ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट बने या फिर जो है यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा प्रोडक्ट बने, तब जाके हम लोग ये ओवरहेड रेट यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली कोई प्रोडक्शन मतलब सेंटर का हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे, पूरा का पूरा टोटल, ठीक है। तो टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो सेम होगा, तभी तो बेनिफिट होगा। जैसे मान लो एक्स वाई जेड ये प्रोडक्ट अगर सेम नहीं होंगे, तो अगर हम लोगों ने मान लो यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया, मान लो बजटेड टोटल ओवरहेड है 10,000 और यहाँ पर यूनिट ले लिया 1000, तो यहाँ पर 10 आ गया। हम लोगों ने एक्स पे भी 10 रुपए ओवरहेड चार्ज कर दिए, वाई में भी और जेड में भी। लेकिन हो सकता है कि एक्स वाई जेड सबका जो ओवरहेड का रेट है वो एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि सब में टोटल ओवरहेड जो है वो उतना नहीं आ रहा है, या फिर टोटल प्रोडक्शन जो है उतना नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एक जैसा प्रोडक्ट होगा तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम लोग सब में मतलब अगर सेम काइंड ऑफ चीज है तो उसको बनने में तो सेम ही खर्चा लगेगा ना, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स है तो उसको बनने में तो अलग पैसा लग सकता है। तो इसीलिए ये यूनिफॉर्म या सिंगल प्रोडक्शन में बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग टोटली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, टोटल बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा ब्लैंकेट रेट, ठीक है। ब्लैंकेट रेट, और ब्लैंकेट का मतलब होता है कवरेज, ठीक है, ब्लैंकेट का मतलब होता है कवरेज। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा, ओवरहेड रेट इक्वल टू टोटल ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री divided by total number of units of total of corresponding basis। यूनिट्स लिख दिया मैंने, टोटल नीचे टोटल लिखने से होगा नहीं, ठीक है, टोटल ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस। अच्छा, अब देखो जैसे इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग यूनिट बेसिस पे ले रहे हैं सपोज, तो मान लो P1 P2 दो प्रोडक्शन सेंटर है, टोटल ओवरहेड आ गया 10,000 और 20,000, ठीक है। आउटपुट के बेसिस पे अगर लेते हैं, मान लो आउटपुट आ गया 1,000 और 2,000, ठीक है। तो रेट कैसे निकलेगा, तो ब्लैंकेट रेट जो है वो कुछ इस तरह से निकलेगा, ब्लैंकेट रेट इक्वल टू लेना पड़ेगा टोटल ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में अगर टोटल दो ही प्रोडक्शन सेंटर है तो हमें टोटल ओवरहेड लेना पड़ेगा, यानी 20 + 10 30,000, ठीक है। और टोटल कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, जो भी बेसिस लेंगे उसका भी टोटल, तो यहाँ पर 2,000 + 1,000 ये हो गया 3,000। तो एग्जाम्पल के हिसाब से ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पर इतना यूनिट, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 रुपया, ठीक है। तो जब हम लोग एक साथ लेंगे तो ये भी हमारा कौन सा मतलब कौन किस तरह के प्रोडक्शन के लिए सही रहेगा, अगर हम लोग मतलब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर बेसिकली बोल सकते हो ना एवरेज हो जा रहा है, मतलब एवरेज में हम लोग 10 ले रहे हैं। तो एवरेज लेने से कब हमारे लिए बेनिफिट होगा, अगर हम लोग एक ही तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी सिंगल प्रोडक्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो सारे डिपार्टमेंट से जाने चाहिए, तब भी चलेगा। तो ये देखो, मल्टीपल प्रोडक्ट इफ ऑल प्रोडक्ट पास थ्रू ऑल डिपार्टमेंट, तो भी चार्ज जो है वो सही तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। और ब्लैंकेट का मतलब होता है कवरेज,
फुल कवरेज, ठीक है, टोटल ओवरहेड लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं। और उसके बाद हो जाएगा डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, तो ये डिपार्टमेंट वाइज होगा, क्योंकि नाम देखो ना, नाम ही उसी तरह से किया हुआ है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। अच्छा, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट कैसे कैलकुलेट होगा? डिपार्टमेंट ओवरहेड रेट इक्वल टू टोटल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस ऑफ दैट डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में जिस बेसिस पे हम लोग लेना चाहते हैं, वो बेसिस डिवाइडेड बाय करके हमें लेना पड़ेगा। जैसे देखो एग्जांपल P1 P2 दो डिपार्टमेंट मान लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2। तो टोटल ओवरहेड सपोज अगर ऐसा है 10,000, मैंने के लिख दिया, के मतलब 1000, 20,000, और टोटल सपोज आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट लिखा है O/P, आउटपुट अगर 1000 और 2000 होगा, तो डिपार्टमेंट वाइज अगर ओवरहेड निकालना है तो दोनों का अलग अलग निकलेगा। टोटल ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट मतलब P1 का अगर निकालेंगे डिवाइडेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस, तो आउटपुट लिया है तो 10,000 बाई 1000 इसका ₹10 आ जाएगा, और 20,000 बाई 2000 इसका भी ₹10 आ जाएगा। भले ही दोनों रेट सेम आया है, वो तो मतलब मैंने जो एग्जांपल लिया या फिर जो डिजिट्स है उसकी वजह से आ गया, लेकिन सेपरेट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये है डिपार्टमेंटल बेसिस ओवरहेड। तो डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में जितना ओवरहेड का खर्चा होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा, और ये सूटेबल होता है मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए। क्यों सूटेबल होगा? मान लो एक्स वाई जेड तीन अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है, तीन अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट है। अब ये एक्स अगर P1 P2 दोनों से ही जाएगा तो दोनों का रेट अलग अलग लेके जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर जब इन मतलब क्या होगा, जब प्रोडक्शन होगा, मान लो P1 में प्रोडक्शन हो रहा है एक्स वाला प्रोडक्ट का, आउटपुट एक्स आने वाला है, ठीक है, या फिर आउटपुट एक्स आने के लिए दोनों डिपार्टमेंट के अंदर से ही जाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसका ओवरहेड रेट पर्टिकुलरली जो है वो ऐड हो जाएगा, इसका जो है ऐड होगा, तो कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 होगा तो 10, यहाँ पर 15 होगा तो 15, दोनों जो है सेपरेटली सही तरीके से ऐड होके निकलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग सेपरेटली रेट निकाल रहे हैं। लेकिन जहां पर कंबाइनली निकाल रहे हैं वहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट जो होता है उसमें सही रेट नहीं लगता है, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए देखो, जहां पर इंडिविजुअली निकालते हैं वहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए ज्यादा वैलिड होता है, और जहां पर हम लोग टोटल में निकालते हैं वहां पर एक जैसा प्रोडक्ट हो तो ठीक है, तभी एवरेज खर्चा जो है वो लागू करना सही होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रेट पढ़ लिया कि कितने तरह का रेट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन, कैसे ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन। पहले समझते हैं कि ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन होता क्या है, फिर उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो क्या होगा देखो, क्योंकि हम लोग एब्जॉर्प्शन जो है बजटेड बेसिस पे करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सपोज मान लो 1/4/2019 एक एग्जांपल लेते हैं, और ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020 पे, ठीक है, ये ईयर एंड जो होगा 31 मार्च 2020 में होगा। अब इस साल में सपोज जो ओवरहेड का रेट है ये 20, हाँ ठीक है, मान लो यहाँ पर कितना ले, यहाँ पर ले लेते हैं टोटल ओवरहेड इक्वल टू ₹2 लाख। इस पीरियड में 2 लाख का ओवरहेड हुआ है, ठीक है, और मशीन के कैलकुलेशन के हिसाब से ले लेते हैं, और मशीन आवर जो है वो है 10,000 आवर, ठीक है। तो 10,000 घंटा मशीन चला है पूरे साल भर में, और ओवरहेड आया है 2 लाख, ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है। तो हम लोग अगर ओवरहेड का रेट निकालेंगे तो वो मशीन आवर बेसिस पे निकलेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं मशीन आवर रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ओवरहेड 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 कितना हो जाएगा, 2 लाख
ये हो गया, हाँ, ₹20 पर आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने क्या सोचा कि अच्छा इतना ही तो ओवरहेड का रेट हो रहा है, नेक्स्ट ईयर आ गया 1420 से लेके ये चलेगा 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर फिर से चेक किया कि मशीन आवर कितना है, ठीक है, मतलब कितना घंटा मशीन चला, उसके हिसाब से हम लोग रेट लगाएंगे। तो मशीन आवर मान लो यहाँ पर है 10,000, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा मशीन आवर 10,000 है, पिछले बार जो है 10,000 घंटा ही मशीन चला था, और वैसे भी हम लोगों ने तो रेट निकाल लिया था 1 घंटे का। तो इस बार भी अगर 10,000 घंटा मशीन चल रहा है, तो अगर हम लोग प्री डिटरमाइंड रेट ही ले रहे हैं, ठीक है, प्री डिटरमाइंड रेट या फिर बजटेड रेट अगर ले रहे हैं, तो इस बार भी टोटल ओवरहेड कितना आएगा। यहाँ पर हम लोग टोटल ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 घंटा मेरा मशीन चला है, और यहाँ पर सॉरी रुपीज लिख दिया, 10,000 घंटा मेरा मशीन चला है, और मैंने ये बजटेड रेट ले लिया कि पिछले साल 20 रुपए 1 घंटे का खर्चा आया था, तो इस बार भी 20 रुपए 1 घंटे के खर्चे के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का खर्चा 2 लाख ही आएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पिछले महीने जितना आया इस महीने भी उतना आएगा, अगर सेम वेदर है तो, ठीक है। तो अगर 10,000 घंटा ही मशीन चला है, तो हम लोग मान ही सकते हैं कि 20 रुपए करके प्रीवियस ईयर लगा था, तो इस बार भी अगर लगेगा तो 2 लाख रुपए का ही खर्चा आने वाला है। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल सेम वेदर होने पे भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, अगर मान लो यूनिट पर यूनिट का बिल मतलब जो चेंजेस है वो अगर हो जाता है, पर यूनिट मान लो 10 रुपए था अभी 12 रुपए हो गया, तो नेक्स्ट मंथ में तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लो खाने पीने का ही खर्चा ग्रोसरी का, लेकिन मान लो कोई भी पर्टिकुलर चीजों का दाम जैसे बढ़ जाता है, जैसे दाल हो गया या फिर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होता है, जो मतलब हम लोग नॉर्मली जो खर्चा होता है उससे कम बेसी हो सकता है, ठीक है, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका रेट जो है हाई हो गया, मे बी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका रेट हाई हो गया, या फिर मशीन में जो ऑयल वगैरह यूज होता है, जो सनड्रीज ऑयल वगैरह यूज होता है उसका रेट हाई हो गया, तो पिछले बार जो खर्चा हुआ था उससे इस बार का खर्चा बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन है वो कम या बेसी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमें ये पता चला कि टोटल ओवरहेड कितना हो रहा है, मशीन तो 10,000 घंटा चला है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 10,000 घंटा चला है, लेकिन जो ओवरहेड का रेट है वो 20 रुपए करके लगाने से नहीं होगा, ठीक है। या फिर देख लो कि टोटल ओवरहेड हम लोग का आया है ऐसा कुछ 2,10,000, ठीक है, ये खर्चा हो गया है 2,10,000। इसका मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्चुअल, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअल, हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल टोटल ओवरहेड है 2,10,000, मतलब पहले हम लोगों ने प्री डिटरमाइंड बेसिस पे कैलकुलेट किया, अच्छा प्रीवियस ईयर 2 लाख हुआ था, 20 रुपए करके 10,000 घंटा मशीन चलने का, तो इस बार भी 2 लाख होगा। लेकिन बाद में हमें देखने से पता चला कि नहीं, हमारा एक्चुअली टोटल ओवरहेड आया 2,10,000, ठीक है। तो हम लोगों ने कितना एब्जॉर्ब करवाया, 2 लाख, लेकिन खर्चा कितना था, 2,10,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमें एब्जॉर्ब कितना करना था 2,10,000, एब्जॉर्ब मतलब क्या, ये ओवरहेड चार्ज कहाँ करना है, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में खर्चा दिखाना था 2,10,000, लेकिन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 2 लाख रुपए। यार ये तो तुम लोग को पता ही है कि ओवरहेड का खर्चा पहले से ही कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे मैंने फर्स्ट दिन ही एग्जांपल दिया था तुम लोगों को कि मान लो जो कोई भी अपना अगर मान लो अगर मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है, जैसे हम ही अगर पढ़ा रहे हैं, तो मेरा जो फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें मान लो पहले जब ऑफलाइन क्लासेस होता था तो ज्यादा खर्चा होता है, ऑब्वियस सा बात है, अगर रेंटेड हाउस है उसमें मान लो टेबल चेयर ये सब लगाना पड़ रहा है, तो सारा खर्चा को हम लोग ऐड करके ही बताते हैं, ठीक है। जिसमें रेंट का खर्चा फिर भी फिक्स्ड है, पता है कि एक स्टूडेंट को अगर 6 मंथ पढ़ाएंगे तो उससे कितना रेंट का रिकवरी करना पड़ेगा, वो फिक्स्ड है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, पानी का हो गया, वो सब तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, फिर भी एक एस्टिमेट करके बता देते हैं कि भाई इतना होगा, ठीक है। लेकिन वो तो बाद में पता चलता है कि हमारा लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ कि सही है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर देखो, वही चीज यहाँ पर देखो, हम लोगों ने सोचा था 2 लाख होगा, लेकिन हो गया 2,10,000, मतलब हम लोगों को प्रोडक्ट में चार्ज करना था 2,10,000, लेकिन हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवा दिया 2 लाख, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। और ये सिचुएशन कब होगा,
ये सिचुएशन तब होगा जब एक्चुअल ओवरहेड जो है वो ज्यादा हो जाएगा एब्जॉर्ब ओवरहेड से। हम लोगों ने एब्जॉर्ब करवा दिया था 2 लाख प्री डिटरमाइंड बेसिस पे, लेकिन बाद में पता चला ये तो 2 लाख नहीं, ये तो 2,10,000 आ गया है। ठीक है, जैसे कंपनी के केस में देखो ना, उसने अपना प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग वगैरह करके प्रॉफिट लगा के मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसे बाद में पता चलेगा ना पूरा काम होने के बाद कि कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, कितना वेजेस वगैरह लग रहा है, वो बाद में धीरे धीरे पता चलता है। मतलब जब हम लोग मार्केट में उसे सेल करने जा रहे प्रोडक्ट तभी सारा चीज पता चल जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तब तो एग्जैक्टली हम लोग ऐड कर पाते थे, तभी सबसे मुश्किल होता है ओवरहेड के खर्चे को कंट्रोल करना। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा एस्टिमेट हम लोगों को पहले से नहीं मिलता है, हमें एक बजटेड बेसिस पे करना पड़ता है, एस्टिमेटेड बेसिस पे करना पड़ता है, बाद में पता चलेगा कि अच्छा हाँ ये ज्यादा हुआ कि कम हुआ। तो एक्चुअल ओवरहेड ग्रेटर देन, अगर एब्जॉर्ब ओवरहेड है 2,10,000, एब्जॉर्ब करवाया 2 लाख, तो इसे हम लोग बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। और इससे क्या हुआ, इससे पूरा का पूरा लॉस हो गया, हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हैं, हमारे पॉकेट से जाएगा, और ये सिचुएशन में जो है प्रॉफिट डाउन दिखेगा हमें। ठीक है, प्रॉफिट डाउन दिखेगा। अगर मान लो मैंने जो कोर्स का फीस स्ट्रक्चर बनाया, मैंने इतना ही लो रख दिया कि मेरा जो भी खर्चा वगैरह है वो रिकवर नहीं हो पाया, तो मेरे लिए लॉस है। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो डाउन दिखेगा। मान लो किसी ने अपना जो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग किया, उसमें ओवरहेड का खर्चा, देखो डायरेक्ट वाला तो समझ में आ जाता है, ओवरहेड का खर्चा सही तरीके से ऐड नहीं किया तो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाया, हो सकता है ऐसा सिचुएशन। तो इसे हम लोग बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जैसे मान लो एब्जॉर्ब ओवरहेड है 2 लाख, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि प्री डिटरमाइंड बेसिस पे हम लोगों ने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना दिखाया है 2 लाख, लेकिन एक्चुअल ओवरहेड कितना हुआ, एक्चुअल ओवरहेड हुआ है कम 1,90,000। हो सकता है किसी चीजों का दाम कम हो गया, जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी तो कम होता नहीं है। ठीक है, ऐसे मान लो जो भी ऑयल वगैरह यूज हो रहा था उसका प्राइस कम हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा 1,90,000 का खर्चा आया कम। अगर कम खर्चा आ रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोगों ने ज्यादा एब्जॉर्ब करवा दिया 2 लाख। ठीक है, जबकि 1,90,000 ही एब्जॉर्ब करवाने से हो जाएगा, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन। हम लोगों ने ज्यादा एब्जॉर्ब करवा दिया, ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ये कब होता है, अगर एब्जॉर्ब जो ओवरहेड है, मतलब जो हम लोगों ने एब्सॉर्ब करवा दिया है अकॉर्डिंग टू बजटेड बेसिस, वो जो है ज्यादा हो जा रहा है एक्चुअल ओवरहेड से। ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड से, तो ये सिचुएशन होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो ये तो समझ में आ गया हम लोगों को कि क्या ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसका ट्रीटमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करें, तो देखो कैसे ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर यहाँ पर लिखो, एक चार्ट जैसा बनवाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा जगह लेके करना है। मेरा इधर देखो, मेरा इधर जगह मिल जाएगा, तो तुम लोग उस हिसाब से कॉपी को अगर चाहो तो घुमा लो। डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन इक्वल टू ओवरहेड वेरिएंस। ठीक है, ओवरहेड वेरिएंस का मतलब ओवरहेड वेरी कर जाएगा, मतलब कम या ज्यादा, मतलब अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, दैट इज ओवरहेड वेरिएंस। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस आ रहे हैं एक्चुअल और जो मतलब प्री डिटरमाइंड बेसिस पे किया हुआ था। अच्छा, ओवरहेड वेरिएंस कैसे आता है, एब्जॉर्ब्ड लेस एक्चुअल करके। अगर एब्जॉर्ब्ड लेस एक्चुअल हम लोग जब करते हैं, ठीक है, तो अगर हमारा कम आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं, ये देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल ओवरहेड जो है वो कम है, जबकि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो है वो ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हमारा ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, इसका 2 पार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं पहले, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड, अगर ऐसा होता है तो मतलब जो प्री डिटरमाइंड बेसिस पे किया वो ज्यादा है और एक्चुअली में जो हुआ वो कम है। ठीक है, तब हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे
क्रेडिट, ठीक है, ये सी लिखा है, ये ब्रैकेट दिया है, क्रेडिट बैलेंस इन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। ये क्या बोला मैंने, देखो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो है वो अगर ज्यादा है, जैसे ये वाला 2 लाख हम लोगों ने ज्यादा एब्जॉर्ब करवा दिया जबकि एक्चुअली इतना है, तो प्रॉफिट हुआ है हम लोग का, ठीक है, खर्चा कम हुआ है, हम लोगों ने सोचा था कि 500-600 रुपया खर्चा हो जाएगा लेकिन 200 रुपए में ही काम हो गया, तो प्रॉफिट, ठीक है। इसीलिए जो क्रेडिट बैलेंस बचेगा उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ओवरहेड कंट्रोल एक अकाउंट होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। अब ये जो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है इसका डिटेल्स रहता है इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में, वो तो अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, तो जस्ट इतना देखो कि ये क्रेडिट बैलेंस बनाएगा, ठीक है, और इसको हम लोग भेज देंगे, ओवरहेड को कंट्रोल करता है जो अकाउंट वहां पर, दैट इज ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ओवर एब्सॉर्प्शन, देखो अभी अभी लिखा है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ओवर एब्सॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स सेविंग्स इन ओवरहेड एक्सपेंडिचर, मतलब ओवरहेड एक्सपेंडिचर जो है उसमें सेविंग्स हुआ है, लगा था 2 लाख लेकिन 1,90,000 से ही हो गया, लग रहा था 2 लाख खर्चा होगा बट 1,90,000 से ही हो गया। इसी पॉइंट का मतलब मैंने यहाँ पर अलग अलग लिखा है, देखो ये थोड़ा सा तुम लोग को समझना पड़ेगा। अगर ये सिचुएशन होता है कि एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड ग्रेटर देन अगर एक्चुअल ओवरहेड हो जाता है तो प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ, मतलब पैसा बच गया ना, जितना खर्चा सोचे थे उतना नहीं हुआ, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा और इसको हम लोग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में भेज सकते हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन को बोला जाता है ओवर एब्सॉर्प्शन, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेविंग्स इन ओवरहेड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट, इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट यहां पर ब्रैकेट में लिखते हैं एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तीन ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग, 3 तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई भी तीनों में से एक, ठीक है। क्या क्या ट्रीटमेंट, पहला राइट ऑफ, राइट ऑफ कर देना है अगर बहुत ही कम अमाउंट है, ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है। अब कितने अमाउंट को नेग्लिजिबल बोलेंगे वो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा, किसी के लिए 500 रुपए भी मायने रखता है, किसी के लिए 5,000 भी नहीं मायने रखता है, वो तो डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से वो अमाउंट उसके लिए स्मॉल या बिगर कहलाएगा। तो अगर स्मॉल अमाउंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो स्मॉल अमाउंट में बी, तो उसे क्या करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट में बी क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग पीएल, प्रॉफिट हुआ ना, मेरा खर्चा बच गया तो प्रॉफिट हुआ, तो पीएल में ट्रांसफर कर दो, क्रेडिट कर दो। अब ये कौन सा पीएल है, कॉस्टिंग पीएल, क्यों, क्योंकि हम लोग कॉस्ट का पीएल बनाएंगे, तो अगर छोटा सा अमाउंट है तो उसको पीएल में ट्रांसफर कर दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डेफरल, इसका मतलब क्या होता है, डेफरल का मतलब हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड कर देना, ठीक है, मे बी कैरिड ओवर टू नेक्स्ट ईयर, इस प्रॉफिट को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके ले जाओ बाय ट्रांसफर टू ओवरहेड रिजर्व अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट, यहां पर जगह नहीं, ओवरहेड रिजर्व और सस्पेंस, इस तरह से लिख देते, ओवरहेड रिजर्व और सस्पेंस अकाउंट, और एक पॉइंट लिखना पड़ेगा इसीलिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर अब अभी हम लोगों ने 2 पॉइंट देखा, या तो हम लोग प्रॉफिट में उसे ट्रांसफर कर देंगे यानी राइट ऑफ कर दो जो प्रॉफिट हुआ, या फिर हम लोगों को क्या करना है, हम लोग चाहे तो उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, और अभी इसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है तो इसे कैसे करके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ओवरहेड रिजर्व अकाउंट बना के या फिर ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट बना के उस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा कॉस्ट रिवर्सल,
कॉस्ट रिवर्सल मतलब हम लोगों ने 2 लाख मान के अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन कर लिया। सपोज ये खर्चा लगा के प्रोडक्ट का कॉस्ट आया था 500 रुपए, ठीक है, लेकिन इतना हम लोग कस्टमर से नहीं चार्ज करेंगे, हमारा खर्चा उतना हुआ नहीं है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट के कॉस्ट को हम लोगों ने कर दिया सपोज 400, 400 मान लो 90 कर दिया, ठीक है, इतना सा एडजस्ट करने से हो जाए, करने से होगा उस हिसाब से। तो जितना खर्चा आया था उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। देखो 1 रुपए से ही मैंने दिखाया, यहाँ पर यूनिट बेसिस पे देखेंगे तो 1 रुपया होगा। जो भी हो, जस्ट ये हम समझाना चाहते हैं कि कॉस्ट रिवर्सल का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट का कॉस्ट 500 आया था, उसको हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, चेंज करके 490 कर दिया। मतलब कस्टमर से उतना रिकवर नहीं करेंगे, ठीक है, जितना चार्जेबल है उतना ही चार्ज करेंगे, ठीक है। वैसे रिकवर कर भी नहीं सकते, नहीं तो बेच नहीं पाएंगे अपना सामान, ठीक है। या तो राइट ऑफ करना है अगर स्मॉल अमाउंट होगा, या तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या तो प्रोडक्ट के दाम को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखो इन केस ऑफ लार्ज अमाउंट। ये तभी करना चाहिए अगर लार्ज अमाउंट में हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन हो चुका है। कॉस्ट ऑफ जॉब may be reduced और एडजस्टेड, या तो रिड्यूस कर सकते हैं या फिर जिसको बोल सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट के कॉस्ट को, ठीक है, बाय पासिंग रिवर्सल जर्नल एंट्री, रिवर्सल जर्नल एंट्री, ठीक है, मैंने J/E लिख दिया, रिवर्सल जर्नल एंट्री, ठीक है, ये लिखा है मैंने। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया ओवर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर अंडर एब्जॉर्प्शन होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो वो भी लिखते हैं। देखो यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड अगर लेस देन है एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम लाइन पे लिखते हैं, ये देखो इसमें डेबिट बैलेंस आएगा, हम लोगों ने जितना एब्जॉर्ब करवाया वो कम पड़ गया, एक्चुअली में ज्यादा हो गया। मतलब मैंने सोचा था 500 रुपए खर्चा होगा, हो गया 700 रुपए का खर्चा, ठीक है, तो लॉस है। तो डेबिट बैलेंस इन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, तो उस केस में हम लोग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में डेबिट बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर एब्सॉर्प्शन, अंडर एब्सॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहां पर लिखते हैं रिप्रेजेंट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट इंक्रीज। यहाँ पर सेविंग्स रिप्रेजेंट करता है कि मेरा पैसा बच गया लेकिन यहाँ पर खर्चा बढ़ गया, तो रिप्रेजेंट इंक्रीज इन ओवरहेड एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन ओवरहेड एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंस, ठीक है। तो देखो दोनों जस्ट ऑपोजिट है, मतलब अगर कुछ इसमें हमें डिफरेंस वगैरह लिखने बोले तो भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ पर एनालिसिस कैसे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा ट्रीटमेंट, यहाँ पर जब ट्रीटमेंट करेंगे ना उसमें हमें और एक पोर्शन, मतलब उसमें 2 पार्ट हो जाएगा, मतलब नॉर्मल रीजन एंड एबनॉर्मल रीजन। इसमें जो ट्रीटमेंट होगा उसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट हो जाएगा नॉर्मल रीजन और सेकंड है एबनॉर्मल रीजन। खर्चा क्यों बढ़ गया, क्या कोई नॉर्मल वजह से बढ़ गया, मतलब किसी चीज का दाम बढ़ गया है, या फिर मतलब जेन्युइनली कुछ हुआ है, या फिर कुछ एबनॉर्मल वजह है जैसे कि स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट्स हो गया, ठीक है, पेनल्टी वगैरह लग गया कंपनी का तभी खर्चा बढ़ गया। तो ये सब भी हो सकता है। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि नॉर्मल रीजन है कि एबनॉर्मल, और उसके बाद ही हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो नॉर्मल रीजंस का मतलब क्या क्या हो जाएगा, नॉर्मल रीजंस का मतलब हो जाएगा जेन्युइन प्लानिंग एरर, ठीक है, मतलब जो प्लानिंग हुआ था प्रोडक्शन में उसमें जो एरर दिख रहा है वो जेन्युइन है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा गलती हुआ है, बहुत बड़ा गलती नहीं हुआ है, मेजर प्लानिंग डिफॉल्ट नहीं है, ये है जेन्युइन प्लानिंग एरर। मतलब हम लोग बोलते नहीं ये तो हो ही सकता है क्या करे, जेन्युइन प्लानिंग एरर, ठीक है। या फिर चेंजेस इन एजम्पशन,
चेंजेस इन एजम्पशन, एजम्पशन पहले कुछ लिया था और बाद में कुछ हुआ, तो ये सब नॉर्मल वजह, मतलब सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अपना एजम्पशन को चेंज करते रहते हैं ना, तो बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है। तो अगर ये सब रीजन है तो हम लोग इसे नॉर्मल रीजन बोलेंगे। अगर नॉर्मल रीजन है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे ट्रीटेड एज इंक्रीज इन कॉस्ट। ठीक है, देखो जब भी कुछ नॉर्मल रीजन होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे प्रोडक्ट में चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रीटेड एज इंक्रीज्ड इन कॉस्ट, और इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यूजिंग सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट एंड apportion to production that is, फिर इसके नीचे ना, अब मेरा तो जगह नहीं बचा, अब इसके नीचे ही लिखना है। अगर तुम लोग के पास जगह है तो ठीक है, नहीं तो मेरे जैसे ही यहाँ पर लिखो। मतलब ये जो पॉइंट हम लोगों ने लिखा दैट इज बोल के, फिर इसके नीचे एरो लगा के, जस्ट इसके नीचे ऐसे एरो लगा के हमें पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं। तो देखो क्या हुआ, क्या लिखा अभी हम लोगों ने, अगर नॉर्मल रीजन है तो क्या क्या हो सकता है, ये एग्जांपल्स दिया नॉर्मल रीजन का। ठीक है, और अगर नॉर्मल रीजन की वजह से होता है तो ट्रीटमेंट कैसे करना है, हम लोग अपने कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे, और इसके लिए हमें एक सप्लीमेंट्री रेट जो है वो यूज करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट जो मैंने अभी नहीं सिखाया कैसे कैलकुलेट होगा, अभी सिखाएंगे इसको लिखने के बाद। तो सप्लीमेंट्री ओवरहेड रिकवरी रेट को यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे देखो कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, जो ओवरहेड का कॉस्ट है उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग कुछ कैरियर का यूज करते हैं, उसे ही एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये जो हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन हो चुका है, सॉरी अंडर एब्जॉर्प्शन हो चुका है, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें एक रेट का जरूरत होगा जिससे हम लोग उसको प्रोडक्ट में चार्ज कर सकेंगे। ठीक है, और प्रोडक्शन में अगर चार्ज करना है तो उसमें किन किन सिचुएशन में हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, पहला सिचुएशन है हमारा प्रोडक्ट किस हिसाब से रह सकता है, या तो मेरा प्रोडक्ट बिक गया है यानी यूनिट सोल्ड, या फिर वो क्लोजिंग स्टॉक में है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, या फिर वो WIP में है, मतलब सेमी फिनिश्ड है, क्लोजिंग स्टॉक में सेमी फिनिश्ड है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ठीक है, ये तीन सिचुएशन में गुड्स हो सकता है। तो इन तीन सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट सोल्ड का जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर किसको डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट टू WIP, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर एक नोट लिख लो, व्हेन अंडर एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम है, ठीक है, एंड इमेटेरियल, मतलब उतना भी खास नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को फर्क पड़े। ठीक है, इमेटेरियल, इट इज फुल्ली डेबिटेड और ट्रांसफर टू कॉस्टिंग PL। ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। जैसे मान लो मैंने सोचा था 500 रुपए खर्चा हुआ 510 रुपया, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, कोई बात नहीं चलेगा। तो वैसे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर नेग्लिजिबल वैल्यू है तो हम लोग इसको कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर कर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ड्यू टू नॉर्मल और एबनॉर्मल रीजन, चाहे रीजन नॉर्मल हो
चाहे रीजन एबनॉर्मल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग उसको क्या करेंगे, कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर देंगे, अगर स्मॉल और इमेटेरियल अमाउंट है तो ये नोट जो है ये पूरे इस हिस्से के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। अब जो बाकी पॉइंट है, अगर एबनॉर्मल रीजन के वजह से अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये लिखना बाकी है, तो इसको लिखते हैं, देखते हैं यहाँ लिखना होगा, देखते हैं। तो एबनॉर्मल रीजन क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल पहले लिख लेते हैं, स्ट्राइक, स्ट्राइक पीरियड, ठीक है, स्ट्राइक पीरियड वेजेस ऐसे लिख लो, स्ट्राइक पीरियड था लेकिन लेबर लोगों को पेमेंट करना पड़ा तो खर्चा बढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, ऑब्सोलेट स्टोर्स, मतलब ऐसा कुछ स्टोर्स में मटेरियल वगैरह है जो भी ऑब्सोलेट हो चुका है और अभी प्रोडक्शन में ले नहीं सकते, तो वो पूरा पैसे का बर्बादी हो जाएगा, या फिर किसी पेनल्टीज को पे करना पड़ा, पेनल्टी, ठीक है, या फिर कोई मेजर प्लानिंग डिफॉल्ट है, एटसेट्रा, ठीक है। इस तरह के चीजों में क्या होता है, एबनॉर्मल रीजन होता है, ये सब चीज, ठीक है। अगर एबनॉर्मल रीजन के वजह से हम लोगों का क्या हुआ है, अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ऐसे तो हो रहा है लॉस, तो इसको लिखेंगे ट्रीट, ट्रीटेड एज लॉस, इसको लॉस ट्रीट कर देना है, एंड डेबिटेड टू, एंड डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल, डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल, मतलब वही पीएल जो अकाउंट में अकाउंटिंग पीएल होता है, यहाँ पर कॉस्टिंग पीएल होगा, ठीक है। तो इसको पीएल में चार्ज कर दो, क्योंकि एबनॉर्मल रीजन है तो हम लोग किसी भी तरह से प्रोडक्ट से तो रिकवर कर नहीं सकते, ठीक है, कस्टमर से तो रिकवर कर नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, फुल्ली लॉस दिखाना पड़ेगा, ये हम लोग किसी भी तरह से प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के कॉस्ट को बढ़ा के नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी नहीं पे करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो बचा दैट इज सप्लीमेंट्री रेट, ये कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा, देखो एग्जाम में अगर मतलब न्यूमेरिकल्स जो आएगा वो इसी पोर्शन से आएगा, लेकिन क्योंकि इस पोर्शन जो है ये आसान होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ही कैलकुलेशन करना पड़ता है, जैसे कि सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करो, फिर यहाँ पर इसको चार्ज करो, तो इसका क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, पहले एक बार सप्लीमेंट्री रेट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री रेट ऑफ ओवरहेड। तो यहाँ पर जो भी हुआ है लिखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, सप्लीमेंट्री रेट अंडर एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर लिख लेते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन, जितना हुआ है उसी को तो हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करवाना है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड जितना हुआ है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये देखो जैसे यहाँ पर अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ था ना, ठीक है, ये कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड करते हुए अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ, पहले वो आइडेंटिफाई कर लेना है, फिर दोनों को डिवाइड कर देना है। सपोज 10,000 रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ और 1,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हुए हुआ, तो सप्लीमेंट्री रेट हो गया कितना, 10,000 डिवाइडेड बाई 1,000, अगर ये करेंगे तो 10 रुपया हो जाएगा, मतलब 10 रुपया करके कम चार्ज किया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 10 रुपए को लेके हम लोग पर यूनिट बेसिस पे हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन बना है, जो यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है, वो तीन कंडीशन में रह सकता है। जो यूनिट फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो चुका है वो तीन कंडीशन में रह सकता है, या तो वो सेल हो गया है, ठीक है, या तो वो सेमी फिनिश्ड हालत में है, या तो वो फिनिश्ड गुड्स है लेकिन बिका नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक में, ये तीन सिचुएशन में हो सकता है। ये देखो मैंने वही यहाँ पर लिखवाया था, ये देखो, ये देखो, यूनिट सोल्ड या तो बिक गया है, या तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में है, मतलब कंप्लीटेड गुड्स है बट बिका नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक में है, या फिर क्लोजिंग स्टॉक में डब्ल्यूआईपी सिचुएशन में है, ठीक है। तब कौन कौन से चीजों को डेबिट करना पड़ेगा, अगर यूनिट सोल्ड हो गया है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करेंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में है तो फिनिश गुड्स कंट्रोल को डेबिट करेंगे, और अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी है तो उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से चार्ज करना पड़ेगा। तो जो सप्लीमेंट्री रेट ऑफ ओवरहेड है
वो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखने से ही समझ में आएगा। तो ये जो है ये 3 तरह का हो जाएगा। अभी मैंने बोला या तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड, उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा। या तो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, या फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, दैट इज द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। अब एक क्वेश्चन देखने से ही समझ जाओगे कि किस तरह से होगा। अच्छा, पहला देखो इलास्ट्रेशन 4, ठीक है, ये वाला मैंने बोला भी था लास्ट दिन कि पीडीएफ से हमारा, इस पीडीएफ से 2 क्वेश्चन है और जो ग्रीन वाला क्वेश्चन है वहां से 1 क्वेश्चन है। तो इलास्ट्रेशन 4 देखो, ओवरहेड इनकर्ड 1,50,000, ओवरहेड रिकवर्ड 1,00,000। ठीक है, तो हम लोगों ने रिकवर कितना करके दिखाया है 1,00,000, मतलब इस रिकवर्ड को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, इतना हम लोगों ने रिकवर्ड किया मतलब एब्सॉर्ब किया। लेकिन ओवरहेड इनकर्ड कितना हुआ है, इनकर्ड हुआ है 1,50,000, यानी एक्चुअल। तो एक्चुअली 1,50,000 का खर्चा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने खर्चा जोड़ा 1,00,000 एस्टिमेटेड बेसिस पे। तो बोलो ओवर एब्जॉर्प्शन है कि अंडर एब्जॉर्प्शन है, बताओ। बोलो ओवर एब्जॉर्प्शन है कि अंडर एब्जॉर्प्शन है। मेरा खर्चा 1,00,000 1,50,000 हुआ है, लेकिन मैंने 1,00,000 खर्चा दिखाया। तो बोलो कम दिखाया या ज्यादा दिखाया? कम। कम। তাহলে कम होले क्या হবে, कम हुआ है तो फिर क्या होगा? अंडर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखो इलास्ट्रेशन 4। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि हुआ क्या है, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। तो 1,50,000 माइनस 1,00,000, तो ये हो गया 50,000। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला है देखो, यहाँ पर दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस, बस इतना ही दिया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। तो मुझे ये बताओ कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये मतलब कौन से रीजन से बता रहा है, मतलब नॉर्मल या एबनॉर्मल? ये चार्ट के हिसाब से देख के तुम लोग बता सकते हो कि अगर क्वेश्चन में इसके साथ साथ हमें ये सब अमाउंट दे रखा है, यूनिट सोल्ड का वैल्यू मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिनिश गुड्स का वैल्यू, और WIP का वैल्यू, तो हमें कौन सा चार्ज करने के लिए बोला है? अंडर एब्जॉर्प्शन तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, यानी इस तरफ। ठीक है, अब इसका रीजन देखो नॉर्मल एबनॉर्मल, तो बोलो कौन से रीजन से हुआ होगा, तभी हमें वो डेटा दिया नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल रीजन से हुआ है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री रेट। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करेंगे तभी इसमें ट्रांसफर कर पाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा था ना, ट्रीट एज इंक्रीज इन कॉस्ट यूजिंग सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट। तो अब हम लोग सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालते हैं सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट। ओवरहेड रेट, अब ये कैसे निकालेंगे, जितना हमारा कम एब्सॉर्ब्ड हुआ है, 50,000। ठीक है, अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, ये सारा यूनिट। ठीक है, यूनिट तो नहीं है, रुपीज में है, कोई बात नहीं, मतलब कॉस्ट कितना यूनिट बेच के कॉस्ट ऑफ सेल्स इतना हुआ वो हमें नहीं पता, टोटल तो पता है ना। तो इतना खर्चा, तो इसको ऐड करो, 10,00,000, 8,00,000 और 7,00,000। यहाँ पर हम ऐसे लिख दें 10,00,000, 8,00,000 और 7,00,000, तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितना हो रहा है। 15, 7 से 14, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25, 25,00,000। ठीक है, अब डिवाइड करो कितना होगा, मतलब 25,00,000 के जो भी हमारा गुड्स बेचा गया है, या फिर वो फिनिश गुड्स में था या WIP वाला फिनिश गुड्स था, उसमें हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है 50,000। तो 1 रुपए खर्चे के लिए कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, रेट, क्योंकि यूनिट नहीं है तो फिर कॉस्ट से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा देखो, 50,000 डिवाइडेड बाई 25,00,000। तो कम रिकवर कितना हुआ है, 0.02। ठीक है, कम रिकवर हुआ है ₹0.02 करके रेट। अगर इतना करके हम लोग रेट अप्लाई कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्टिंग जो है वो सही हो जाएगा, मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन जो है वो हम लोग क्या कर पाएंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब ये जो कम हुआ है, कम चार्ज किया है, वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो कैसे होगा, ऐसे लिखेंगे, डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल कितना होगा, डेबिटेड टू
कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना डेबिट करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स था 10 लाख इनटू उसका रेट 0.02 करके, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख इंटू 0.02, 20,000, ठीक है, तो ₹20,000 और भी डेबिट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। नेक्स्ट, डेबिटेड टू फिनिश गुड्स स्टॉक, ये वाला था 8 लाख, 8 लाख इंटू 0.02, तो ये हो जाएगा 16,000, ठीक है, 16,000 का डेबिट करना पड़ेगा अमाउंट। और नेक्स्ट हो जाएगा डेबिटेड टू WIP स्टॉक, और ये है 7 लाख, तो 14,000 हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर यूनिट नहीं दिया था, कोई बात नहीं, हम लोग इस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन था। ये वाला 20, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 ये वाला, इसके आगे वाला तक हो चुका है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसमें कैसे होगा। यहाँ पर बोला है इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओवरहेड वाज रिकवर्ड एट ए प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ 25 पर मैन डे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल 20 रुपए करके आया था, या फिर मशीन वाला ही एग्जाम्पल देख लो, अभी जो मैंने यहाँ पर दिखाया, ये 20 करके पिछले साल आया था, तो इस बार भी 20 करके होगा, ऐसा हम लोगों ने सोचा। तो वही प्री डिटरमाइंड बेसिस पे इन लोगों को लगा कि ओवरहेड जो है वो 25 पर मैन डे हिसाब से ओवरहेड जो है रिकवर हो जाएगा। मतलब एक इंसान का एक दिन का खर्चा 25 रुपए आएगा। द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड एंड द मैन डेज एक्चुअली वर्कड वेयर 41,50,000 एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। लेकिन खर्चा जो है वो कुछ इस तरह से हुआ, 41,50,000 एंड 1,50,000, दो खर्चा बोल रहा है। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इनकट, ये वाला टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इनकट हुआ है इतना, और मैन डेज एक्चुअली वर्कड इतना दिन। ये क्या है? ये रुपीज नहीं है, ये 1,50,000 है मैन डेज। जैसे मतलब जितने लोगों ने काम किया, जितना दिन काम किया, मैन इंटू डेज, तो इतना मैन डेज काम हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो एक इंसान ने 5 दिन काम किया, तो 10 इंसान ने मान लो इसी हिसाब से 10 × 5 यानी 50 मैन डेज काम किया, यही चीज है, ठीक है। तो ये डेटा दिया हुआ है और रुपीज वो दिया हुआ है 41,50,000। अब आगे पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। आउट ऑफ 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड 30,000 यूनिट वेयर सोल्ड। 40,000 में से 30,000 जो है वो सोल्ड हो चुका है। देयर वेर ऑल्सो 30,000 अनकम्प्लीट यूनिट्स, और 30,000 जो है वो WIP है, अनकम्प्लीट यूनिट्स का मतलब, विच में बी रिकॉर्ड एट 66.67% कंप्लीटेड, ठीक है। जिसमें बोल रहा है 60, इस 30,000 में 66.67% कंप्लीट भी हो चुका है, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाएगा तो WIP कुछ और आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। देयर वेर ऑल्सो 30, नहीं ये हो गया। ऑन एनालाइजिंग द रीजन इट वॉज फाउंड दैट 40% of the unabsorbed overhead were due to defective planning and the rest were attributable to increase overhead cost। बोल रहा है कि जब हम लोगों ने एनालिसिस करके देखा तो 40% अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड जो है वो क्यों हुआ है, मतलब हम लोगों का खर्चा कुछ और था, खर्चा हम लोगों ने कम दिखा दिया जबकि खर्चा बेसी हुआ है। ये क्यों हुआ है? इसका दो प्रॉब्लम हो सकता है, या तो वो नॉर्मल रीजन था या तो एबनॉर्मल रीजन था। यहाँ पर रीजन बता रहा है, देखो 40% ऑफ द अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड वेयर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग एंड द रेस्ट वेयर एट्रीब्यूटेबल टू इंक्रीज ओवरहेड कॉस्ट। कुछ तो डिफेक्टिव प्लानिंग के लिए हुआ और कुछ जो है ओवरहेड का खर्चा बढ़ गया। जैसे मान लो लेबर का खर्चा बढ़ गया था, ठीक है, पर डे जितना ले रहा था उससे ज्यादा बिल मतलब उससे ज्यादा रेट बन चुका है, या फिर जो मटेरियल खरीद रहे थे इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह उसका खर्चा ज्यादा बढ़ गया है, कुछ तो हो सकता है। सुपरवाइजर
सुपरवाइजर का सैलरी बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया, जो भी हो, जितने तरह के ओवरहेड खर्चे अगर वो बढ़ जाता है तो ओवरहेड का खर्चा भी बढ़ जाएगा। हाउ वुड अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट, कैसे हम लोगों को इस अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड को ट्रीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि कितना अनएब्सॉर्ब्ड है। तो देखो इस तरह से हम लोग ट्रीट करेंगे। इलस्ट्रेशन 20, ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, और यहाँ पर ओवरहेड इनकर्ड, कितना इनकर्ड है वो पहले लिख लेते हैं। ओवरहेड इनकर्ड है ये वाला 41,50,000, मतलब एक्चुअल वाला, ठीक है। और ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड, एब्सॉर्ब्ड कितना हुआ है, ये देखो 1,50,000 मैन डेज अगर काम हुआ है तो 25 करके कितना हम लोगों का बजटेड हुआ होगा। अगर 1,50,000 मैन डेज काम हुआ है और रेट हम लोग मान के चल रहे थे 25 रुपया करके होगा, तो हम लोगों ने एजम्पशन बेसिस पे कितना लगा लिया, 1,50,000 इंटू 25, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एजम्पशन बेसिस पे हम लोगों ने लगा लिया 1,50,000 इंटू 25 कितना होता है, तो 37,50,000 ये हम लोगों ने लगा लिया, 37,50,000, जबकि एक्चुअली में ये हुआ है, ये कौन सा है, ये एक्चुअल है, ठीक है, ये एक्चुअल है। और ये हम लोगों ने प्री डिटरमाइंड बेसिस पे 1,50,000 मैन डेज पे अप्लाई किया, ठीक है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन कितना हो गया, माइनस कर लो, 4 लाख, 4 लाख जो है वो अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री रेट। तो सप्लीमेंट्री रेट क्या होगा, अंडर एब्जॉर्प्शन जितना हुआ है डिवाइडेड बाय जो भी हमारा यूनिट्स दिया हुआ है, 30,000 जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पर 40,000 जो है वो सेल दे रखा है, तो 40,000 और यहाँ पर आउट ऑफ द 40,000 यूनिट, अच्छा टोटल 40,000 यूनिट है, 30,000 सोल्ड, तो सोल्ड यूनिट मिल गया, पहला सोल्ड होता है 30,000, उसके बाद क्लोजिंग WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो ये देखो अगर 40,000 टोटल था, आउट ऑफ द 40,000 यूनिट 30,000 सेल, तो 40,000 में अगर 30,000 बिक गया है तो कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा, क्योंकि फिनिश गुड्स अलग होता है, WIP अलग होता है, तो एक WIP का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, एक फिनिश गुड्स का। अगर 40,000 में से 30,000 बिक गए हैं तो कितना अभी भी हमारा फिनिश गुड्स है जो कि नहीं बिका है, क्लोजिंग स्टॉक में कितना है ये बताओ, क्लोजिंग स्टॉक में कितना है। अगर 40,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है और 30,000 बिक गया है तो कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक में है, बोलो 10,000, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में हो गया 10,000, और WIP में कितना होगा, उसके बाद देयर आर ऑल्सो, मतलब और भी 30,000 है, मतलब एक्चुअली 40,000 तो था ही प्लस 30,000, टोटल इतना प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन ये WIP वाला है, ठीक है। और ये कंप्लीट है, मतलब फिनिश गुड्स है, ठीक है। और इसमें से 30,000 सेल है और 10,000 जो है वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और ये जो 30,000 है ये WIP वाला है, ठीक है। और इसमें से WIP वाला हमें जो पार्ट है वो लेना पड़ेगा, तो 66.67% मतलब कितना होता है, 30,000 इंटू 66.66666%, ये होता है कितना हो रहा है, ये 20,000 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 20,000 लेंगे जो अनकम्प्लीटेड है, वो कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30,000 का हम लोग ले सकते हैं 66.67%, या फिर इसको 2/3 भी लिख सकते हो, ठीक है, 2/3 भी लिख सकते हो WIP वाला। तो 4 लाख
और यहाँ पर हो गया 30 एंड 10, 40 और ये 20 हो रहा है। करके देखो कैसे करना है। 66.67 नहीं लिखना है कैलकुलेटर में, 66.666 करके लिखते जाओ जब तक कैलकुलेटर लेगा। ठीक है, फिर परसेंटेज डालो तो एकदम सही आंसर मिलेगा। 1999.99 करके ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 30, 10, 40 और 20, 60। तो डिवाइड कर लेते हैं, 40,000 डिवाइडेड बाई 60,000, तो ये हो गया 0.66, 0.666 ऐसे आ रहा है, ये रेट हो गया। अब हमें डेबिट करना पड़ेगा, एब्सॉर्ब करवाना पड़ेगा। तो डेबिटेड टू, डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सेल्स कितना हुआ है, मैंने पहले सेल्स वाला ही लिखा है, 30,000 इंटू 0.66। इसका भी सही आंसर कैसे आएगा, 30,000 इंटू 0.66 करके लिखते जाओ जब तक कैलकुलेटर ले रहा है, फिर इक्वल कर दो तो 1999 मिल जाएगा। यानी 199 मतलब कितना हो जाएगा, ये वाला 2 लाख हो रहा है ना, 2 लाख। अच्छा, फिर डेबिटेड टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 10,000, 10,000 का 0.66, तो 10,000 इंटू 0.666, तो ये हो गया 6,667। 6,000 आ रहा है या 66, एक बार चेक करते हैं। ये 4 लाख है, ये 60,000 है, 4 लाख, अच्छा 60,000 था ना। अच्छा, ये 6.66 आएगा, यहाँ पर ही गलत हो गया क्या कैलकुलेशन, ये 60,000 है। हाँ, 6.67, 6.67 इंटू 3 लाख, सॉरी 30,000, तो ये आ जाएगा 2 लाख। हाँ ये ठीक है, और 10,000 इंटू 6.66666, जब तक कैलकुलेटर लेगा इक्वल कर दो 66,667, 66,667। फिर डेबिटेड टू WIP, तो WIP में 20,000 इंटू 6.67, 133 ऐसे आ रहा है, 133,333, 1,33,333। ठीक है, इतना आ रहा है। तो इस तरह से एब्सॉर्ब करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर तुम लोग वैसे भी देख सकते हो कि जो अंडर एब्जॉर्प्शन है उसी का क्वेश्चन हमें ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, उसी का क्वेश्चन आता है क्योंकि उसी में ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है उसी में रहेगा। अच्छा, और जो 8th नंबर वाला था वो वाला भी करवा देते उस PDF से। एक मिनट, वो PDF देखते हैं। अच्छा, नाम है ओवरहेड कॉस्टिंग क्वेश्चंस। अच्छा, यही वाला दिखा रहा है। एक सेकंड। हाँ, मिल गया PDF। तो इलस्ट्रेशन 8 देखो, इसमें भी ऐसा वाला क्वेश्चन था।
यहाँ पर क्या बोला है देखो, द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ ए फैक्ट्री इज 4,46,380 बोला है, ठीक है। टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, ओवरहेड वेर रिकवर्ड इन प्रोडक्शन एट 1.25 आवर, ठीक है। द एक्चुअल आवर्स वर्कड वेयर 2,93,104। तो पहले तुम लोग इतना सा पढ़ के मुझे ये बताओ कि ये ओवर एब्जॉर्प्शन है कि अंडर एब्जॉर्प्शन है। जस्ट यहाँ तक से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये ओवर एब्जॉर्प्शन है कि अंडर एब्जॉर्प्शन है। कैलकुलेट करके बताओ कि ओवर एब्जॉर्प्शन होगा कि अंडर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बताओ, ओवर अभी तो सिखाया, ओवर एब्जॉर्प्शन होगा कि अंडर एब्जॉर्प्शन। कितना हम लोगों ने चार्ज कर दिया है, कितना चार्ज करना चाहिए था, कितना चार्ज हुआ, एक्चुअली कितना हुआ है ये तो बताओ। द टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ ए फैक्ट्री बता रहा है ना, तो एक्चुअल कितना है। यहाँ से यहाँ तक में क्या क्या डेटा है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये एक डेटा है, ठीक है। यहाँ एक डेटा है, यहाँ एक डेटा है, तो बताओ एक्चुअल कितना है और हम लोगों ने बजटेड बेसिस पे कितना कर दिया है। बताओ एक्चुअल कितना है वो तो बताओ। ये 4,46,380 क्या है, एक्चुअल है या प्री मतलब प्री डिटरमाइंड बेसिस पे है। नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड वाज रिकवर्ड, मतलब पहले ऐसे रिकवर्ड हुआ था 1.25 पर आवर बेसिस पे। तो इस बार अगर काम हुआ है 2,93,104, तो प्री डिटरमाइंड रेट लेंगे तो कितना चार्ज कर चुके होंगे हम लोग। बताओ एक्चुअली कितना है, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। ये तो गिवन है, बताओ यहां से देख के ही तो बताना पड़ेगा। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 4,46,380 और एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब जो होता है वो रेट बेसिस पे होता है। रेट देखो यहाँ पर गिवन था, रेट है 1.25 और ये रेट हम लोगों ने किस पे लगा दिया इस बार जितना घंटा काम हुआ 2,93,104। तो कितना हो जाएगा, 3,66,380 माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखो डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पर 80,000 आ रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया, हम लोगों ने एक्चुअली इतना खर्चा हुआ है लेकिन ये खर्चा दिखाया तो फिर से एब्जॉर्प्शन कम किया, तो ये हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन। एस्टिमेशन गलत हो गया, ठीक है, अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। अब इस खर्चे को क्या करना पड़ेगा, देखो क्या बोला है आगे पढ़ते। स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एज्यूमिंग दैट बिसाइड्स 7,800 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ विच 7,000 वेयर सोल्ड। बोल रहा है कि 7,800 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था जिसमें से 7,000 बिक गया, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक में है 800 यूनिट, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इतने में इतना बिका तो बाकी भी बिक सकता था, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो गया। देयर वेर 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स इन डब्ल्यूआईपी, और 200 जो है वो डब्ल्यूआईपी में है, तो एक्चुअली कितना प्रोड्यूस हुआ है 7,800 प्लस 200, ठीक है। मतलब टोटल जो है 8,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन सेल करने के लायक 7,800। मतलब अभी जो क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है, सिर्फ जो डेटा है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। तो हमें ट्रीटमेंट पूछ रहा है, क्या ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। अच्छा इसके बाद देखो और भी कुछ बताया है इस क्वेश्चन में। On investigation, जब देखा गया, it was found that 50% of the unabsorbed overhead was on account of increase in the cost of indirect material and indirect labor। क्योंकि indirect material, indirect labor का खर्चा बढ़ गया है, तभी 40% जो है हम लोगों ने गलत एस्टिमेशन कर लिया, ठीक है। ये नॉर्मल रीजन है। ये देखो नॉर्मल रीजन का मतलब क्या होता है, अगर कॉस्ट वगैरह बढ़ जाता है, जेन्युइन जो है चेंजेस इन एजम्पशन हो गया, मतलब हम लोग को लगा था मेटेरियल 12 रुपए में मिलेगा, अचानक से प्राइस बढ़ के 13 रुपए हो गया, मतलब इनडायरेक्ट मेटेरियल का बात हो रहा है, तो नॉर्मल रीजन वगैरह है। तो 40% जो है वो नॉर्मल रीजन के वजह से है, 40% यानी 40,000 का बात हो रहा है, ठीक है। और बाकी क्या करने बोला है देखो, और एंड रिमेनिंग 50% वाज ड्यू टू फैक्ट
फैक्ट्री इनएफिशिएंसी। अच्छा ये ना 50%, बाकी 50% यानी बाकी 40,000 जो है वो इनएफिशिएंसी के वजह से है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रीजन तो हमें दिया हुआ था, ये 50% का रीजन क्या हो गया, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट मेटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, और ये 50% का ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सप्लीमेंट्री रेट लगेगा जो नॉर्मल रीजन से है, तो सप्लीमेंट्री रेट तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना अनएब्सॉर्ब्ड हुआ है 80,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स। नॉर्मली हम लोग यूनिट्स लिखते हैं, अगर यूनिट्स नहीं होता है क्वेश्चन में तब हम लोगों को जो रुपीस है वो यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर यूनिट है, बताओ कितना सोल्ड यूनिट है, कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है। अभी यहाँ पर लिख के मैंने दिखाया था, बताओ प्लीज कि कितना सेल यूनिट है, कितना WIP क्लोजिंग स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, बताओ। अभी तो मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया था तुम लोगों को, ये यहाँ से लेके यहाँ तक में, बताओ कोई तो बताओ कितना WIP ऑफ फिनिश गुड्स है, कितना सेलिंग यूनिट है और कितना फिनिश गुड्स यूनिट है, ये बताओ। बोलो इसमें सेल कितना है, कोई नहीं बताओ फिर, ठीक है। मैम सेल 7,000, हाँ फिनिश गुड्स 800 और 200 वर्किंग प्रोग्रेस है। ठीक, हाँ इतना ही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया इतना यूनिट, अब डिवाइड कर दो 40,000 और 7,000 और ये हो गया 1,000, मतलब 8,000, ये यूनिट है। ठीक है, यूनिट बेसिस पे निकल रहा है, तो एक एक 8,000 यूनिट पे इतना अनएब्सॉर्ब्ड पड़ा हुआ है, तो फिर एक एक यूनिट पे कितना चार्ज करना पड़ेगा, 8,000 यूनिट पे टोटल चार्ज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 रुपीज पर यूनिट, 5 रुपीज पर यूनिट करके चार्ज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर डेबिटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितना डेबिट हो जाएगा, 7,000 इंटू 5, 35,000। ठीक है, अच्छा, और डेबिटेड टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 800 इंटू 5, 4,000। ठीक है, और डेबिटेड टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जो कि 200 है। ये तो हम लोग पढ़ के समझ जाएंगे ना, तो ये हो गया 1,000। ठीक है, तो टोटल देखो 40,000 बन जाता है, चेक करके देख सकते हो 40,000, ये वाला 40,000 है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है इंक्रीज इन इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर का इंक्रीमेंट के लिए हुआ है, दैट इज द नॉर्मल रीजन। ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मल रीजन है, ये सब तो हो ही सकता है, प्रोडक्ट का दाम अचानक से बढ़ गया। ठीक है, अभी जैसे देखो बजट पेश होने की वजह से बहुत सारी चीजों का दाम जो है बढ़ गया है। ठीक है, कुछ चीजों का दाम कम हो गया, तो ये देखो ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी। अब फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, ये बताओ ये नॉर्मल बात है कि एबनॉर्मल बात है, क्या लगता है, फैक्ट्री का इनएफिशिएंसी की वजह से हुआ है। फैक्ट्री इनएफिशिएंसी कब होगा, मान लो कुछ ब्रेकडाउन वगैरह हो गया है मशीन का, या फिर कुछ जो स्ट्राइक वगैरह है वो भी हो सकता है, तो क्या लगता है ये किस वजह से हुआ होगा, ये नॉर्मल रीजन है कि एबनॉर्मल, पहले तो ये चेक करो कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। बोला है कि फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, तो ये क्या नॉर्मल बात है कि एबनॉर्मल बात है, मतलब फैक्ट्री से इनएफिशिएंसी दिखा है, अब चाहे वो इन रेस्पेक्ट ऑफ लेबर हो सकता है या फिर कुछ मशीन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्या ये नॉर्मल बात है कि एबनॉर्मल बात है। अगर एबनॉर्मल है तो उसे कॉस्टिंग PL में चार्ज करना पड़ेगा, अगर नॉर्मल है तो सप्लीमेंट्री रेट से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें सेम आंसर आएगा। तो बोलो क्या ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ये बताओ क्या लगता है, उसी हिसाब से मैम हमें आंसर। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द बैलेंस, करेक्ट, वो एबनॉर्मल ही है ना, वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। फैक्ट्री का इनएफिशिएंसी मतलब मेरे इनएफिशिएंसी के वजह से मान लो
कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, जैसे मान लो मैंने इतना स्लो पढ़ाया तो, या फिर मैंने इतना क्लासेस एब्सेंट किया कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ, तो ये मेरा इनएफिशिएंसी, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन मान लो मेरा ऐसा तबीयत खराब हो गया कि हम पढ़ा नहीं सक रहे, इसी वजह से नहीं हुआ, तो ये तो एक नॉर्मल बात है, हो ही सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लो जैसे तुम लोग के ऊपर भी लागू हो सकता है कि तुम लोग अगर इनएफिशिएंसी पढ़ाई कर रहे हो तो फिर कंप्लीट नहीं कर पाओगे अप टू एग्जाम तक। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग मान लो ऐसा कुछ सीरियस रीजन हुआ, बीमार हो गए, ये हो गए, तब हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज द नॉर्मल रीजन। लेकिन एबनॉर्मल क्या है? अगर हम लोग इनएफिशिएंसी दिखा रहे हैं हमारे कोई भी काम में, सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड नहीं, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो द बैलेंस अमाउंट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड ऑफ ₹40,000, जो 40,000 अनएब्सॉर्ब्ड है ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, ये कहां पर चला जाएगा? ये कॉस्टिंग पीएल में डेबिट हो जाएगा। शुड बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज दिस इज अ एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि हम लोगों ने इसे एबनॉर्मल लॉस ट्रीट किया है, ठीक है। तो ये सब पता होगा तभी हम लोग एमसीक्यू में भी तो टिक कर पाएंगे ना सही तरीके से कि क्या होगा हमारा आंसर। तो पॉइंट्स जो है वो हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो देखो क्या हुआ, जीएस्ट इतना ही है कि हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा कि अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर एब्जॉर्प्शन है। तो मैक्सिमम केसेस में हमें अंडर एब्जॉर्प्शन ही दिया हुआ रहेगा, मतलब खर्चा हमारा ज्यादा है, हम लोगों ने कम काउंट कर रखा है, ठीक है। और उसके लिए ना हमें क्वेश्चन में एक रेट दिया हुआ रहेगा। जैसे हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन देखा, मैन डेज देखा एक, ठीक है, एक यहाँ पर कुछ आवरली देखा, पर आवर बेसिस पे देखा, और कितना एक्चुअली, ये क्या है, ये एक्चुअल इतना टाइम काम हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, ये प्रीवियस जब काम हुआ था तब का रेट है, ये बजटेड है, ठीक है। फिर दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले बार क्या हुआ था उसके हिसाब से हम लोग इस बार का खर्चा चेक कर रहे हैं, तो ये आ रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये हुआ। अब ये क्यों होता है? खर्चा जो है कम ज्यादा होने के लिए होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि पिछले बार मान लो अगर किसी का फैमिली में ग्रोसरी का खर्चा हुआ है 5,000 रुपए, ठीक है, तो वो सोच रहा है कि इस मंथ भी 5,000 ही होगा, क्योंकि बाकी सारा चीज नॉर्मल है, ना तो कोई गेस्ट आए हैं, ना तो कुछ चेंजेस हुआ है, सभी लोग घर पे मौजूद है, तो 5,000 ही खर्चा होगा। लेकिन अचानक से हो गया 6,000, क्यों? हो सकता है तेल का दाम बढ़ गया, हो सकता है दाल का दाम बढ़ गया, कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो रीजन है उस वजह से खर्चा बढ़ सकता है। अब हम लोग हमारा जो डिफरेंसेस आ गया उसे हम लोग बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। तो अंडर एब्जॉर्प्शन ही मैक्सिमम केस में दिया हुआ रह जाता है। अब चेक करना पड़ेगा ये किस वजह से है, जैसे कि नॉर्मल रीजन है कि एबनॉर्मल रीजन है, ठीक है। अगर नॉर्मल रीजन है तो सप्लीमेंट्री रेट निकालो, और 3 जगह पे हम लोग इस लॉस को चार्ज कर सकते हैं प्रोडक्ट के कॉस्ट को बढ़ाने के लिए। एक तो जो प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा जो गुड्स है वो 3 कंडीशन में हमारे पास रह सकता है, या तो वो बिक गया है, या तो वो एज अ फिनिश गुड्स है, ठीक है, या तो फिर वो WIP के हालत में है, ठीक है। तो ये 3 जगह पे हम लोग उस रेट बेसिस पे बढ़ा सकते हैं अपना जो खर्चा है उसको, ठीक है। तो ये बढ़ा के ये 40,000 रिकवर हो गया। लेकिन कौन सा हम लोग रिकवर नहीं कर सकेंगे कस्टमर से, जो मतलब प्रोडक्ट में चार्ज नहीं कर सकेंगे, जो हमारा एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, मतलब जो सबका नहीं हुआ है। देखो, अगर मेटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, इनडायरेक्ट मेटेरियल का, तो वो सभी का बढ़ेगा, कोई एक फैक्ट्री वाले का नहीं बढ़ेगा, या फिर कोई, जैसे अगर मेरे घर पे ग्रोसरी का कॉस्ट बढ़ रहा है, अगर मेरा 5 जन का फैमिली है वो अलग बात है, लेकिन सभी का पर हेड कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर मान लो तेल का दाम बढ़ गया तो वो सभी का बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि एक हमारा ही बढ़ेगा, ऐसा बात नहीं है, सभी का बढ़ेगा। तो दैट इज द नॉर्मल कॉस्ट। लेकिन मान लो कि कुछ और रीजन हुआ, घर पे गेस्ट आ गए इसीलिए खर्चा बढ़ा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी का खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो है नॉर्मल एबनॉर्मल का मतलब यही होता है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे कि प्राइस बढ़ गया तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, लेबर का प्राइस बढ़ रहा है, तो ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो एबनॉर्मल रीजन, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चार्ज करना पड़ेगा हम लोगों को। अगर एबनॉर्मल रीजन हो रहा है तो ये चार्ज करना पड़ेगा हम लोगों को कॉस्टिंग पीएल में, और अगर नॉर्मल रीजन से हो रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे ये हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कंट्रोल में है कंट्रोल में नहीं है। जैसे
अकाउंट्स बोलता है कि जो चोरी वगैरह हो जाता है उसके वजह से जो लॉस होता है उसे एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, क्योंकि वो चाहे तो हम लोग कंट्रोल कर सकते थे, नहीं किया। लेकिन ये अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई नहीं चाहेगा कि चोरी हो जाए, अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अकाउंट्स हमें बोल रहा है कि हम लोग अगर चाहते तो इस पे प्रिकॉशन रख सकते थे, लेकिन जैसे अगर कुछ और रीजन होता है, जैसे कुछ पेरिसेबल गुड्स वगैरह होता है जो कि जैसे फ्लावर वगैरह, फिश वगैरह पेरिस्ड हो जाता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जो गुड्स का इनहेरेंट नेचर होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा, अगर मार्केट के अप एंड डाउन से अप एंड डाउन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेटेरियल, तो ये सब नॉर्मल है। लेकिन अगर ड्यू टू मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के वजह से वहां पर कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो ये जो एबनॉर्मल लॉस है इसे हम लोग पीएल में चार्ज करेंगे, और इसके लिए हम लोग सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे और उसको चार्ज कर देंगे तीन जगह पे। एक हो जाएगा हमारा गुड्स सोल्ड, और एक हो जाएगा फिनिश गुड्स ऑफ WIP, और एक हो जाएगा फिनिश गुड्स जो नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो ये तीन जगह पे चार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें और तो कुछ नहीं था। और ये तो जो क्वेश्चन मैंने बोला था तुम लोगों को करने के लिए, ये वाला सेम ही है, इसको और क्या करवाएं, ये तुम लोगों से हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा, मैंने बोला भी था कि अगर तुम लोग मुझे आंसर्स दिखाओगे तो हम बता देंगे कि आंसर्स क्या होगा, अगर चाहिए तो हम बता देंगे कि आंसर क्या होगा। बाकी ये आसान है क्वेश्चन। ठीक है, अब एक चीज, एक सेकंड, एक चीज बता देते हैं। अच्छा देखो, मैंने कुछ MCQs जो है ये देखा है। ठीक है, MCQs जो है वो हम तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, ये जो MCQs है तो तुम लोग को वो करना है। बट यहाँ पर ना आंसर्स है, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम हटा देंगे। तो तुम लोग को ये करके मुझे देना है। ठीक है, हम चेक करेंगे कि किसको कितना मिल रहा है, फिर हम तुम लोग को आंसर दे देंगे, तुम लोग उसे चेक करके बताना। ठीक है, तो हम सभी को शेयर कर देंगे, स्पेशली CS के लिए बोल रहे हैं और CMA के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि MCQs तुम लोग का ज्यादा आने वाला है। तो ये PDF जो है लगभग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, करना है लेकिन जरूर, ऐसा नहीं कि बाकी चीज नहीं कर रहे हो तो ये वाला भी नहीं करोगे। जैसे मैंने ये क्वेश्चन बोला था करके सबमिट करने के लिए नहीं किया है तुम लोगों ने, कोई बात नहीं, तुम लोग धीरे धीरे करो, लेकिन ये जो है इसको कर लो। इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा, तुम लोग का रेडी हो जाएगा कि MCQs में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक है, तो 72 MCQs है इसमें। ठीक है, आंसर्स को हम हटा देंगे, और इसीलिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया तुम लोग को 72 MCQs है ओवरहेड रिलेटेड। तो ये तुम लोगों को हम एग्जाम के हिसाब से ही दे रहे हैं, तो तुम लोग को करके मुझे देना है। ठीक है, PDF बना के दे देना, हम चेक करके तुम लोग को ये आंसर शीट भेजेंगे, तुम लोग देख के मुझे बताना कि कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो ये जरूर करके तुम लोग को देना है, इसलिए हम यहाँ पर दिखा दिए। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट दिन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।